अच्छा जी, पब्लिक आईपी के आगे प्लेसमेंट ग्रुप नहीं। ओके, प्लेसमेंट ग्रुप की जो ऑप्शन थी, ठीक है, यहाँ पे नोट कर लें। प्लेसमेंट ग्रुप की ऑप्शन जो है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा सेशन जो है आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, थ्योरी भी साथ साथ है लेकिन प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। कल सेशन 5 PM पे, ओके, कल से 5 PM to 7 PM, ओके ओके। प्लेसमेंट ग्रुप की जो ऑप्शन है, प्लेसमेंट ग्रुप का मेन फीचर ये है कि ये आपस में एक दूसरे की सर्वर की लेटेंसी को कम करता है ये, ओके। यहाँ पे अगर मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे जाके इसमें मैं टिक करता हूँ, ठीक है, तो ये ग्रुप क्रिएट करेगा प्लेसमेंट ग्रुप में। ग्रुप का इसका मकसद बेसिकली ये होता है, ठीक है, चीजों को एक दफा जल्दी से सेट करके रख लें, ठीक है, नोट्स खोल लें, ठीक है, बेशक इसको बाद में लिख लीजिएगा, अगर सेशन रिकॉर्डेड है तो बाद में जाके सुन भी सकते हैं, ठीक है। फोकस करेंगे यहाँ पे जो बात हो रही है उस पर फोकस करें, ठीक है ना। सर अब आगे खाली नोट्स पर फोकस रख दिया तो फिर ये नहीं कम्युनिकेशन हो सकती, ठीक है। हाँ, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखने की जरूरत है तो वो नोट कर लें, ठीक है, वैसे सेशन ऑन रिकॉर्डेड, ओके। इसके बाद प्लेसमेंट ग्रुप। प्लेसमेंट ग्रुप यहाँ पे अगर ग्रुप हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट सर्वर के अंदर ग्रुप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो सर्वर के अंदर ग्रुप नहीं क्रिएट होता, एक जनरली ग्रुप क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ग्रुप का बेसिकली बेनिफिट ये होगा कि इसके बाद अगर मैं कोई दूसरा सर्वर क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो वो दूसरा सर्वर को भी इस ग्रुप का मैं पार्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो दूसरा सर्वर है उसको पहले सर्वर के करीब तरीन डिप्लॉय करेगा, पहले सर्वर के करीब तरीन, या तो मैं उसे प्रेफरेंस पहले ये दी जाती है कि सेम फिजिकल सर्वर मुझे दे दिया जाए, सेम फिजिकल सर्वर नहीं तो सेम रैक नहीं तो नियरेस्ट रैक उसके दे दिया जाए, ठीक है। क्योंकि बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो हर प्रोडक्शन के लिहाज से मैं डिस्कस साथ साथ करता जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बैकएंड पे EC2 के सेपरेट रैक होते हैं इंडस्ट्री में, ओके। Amazon डाटा सेंटर के अंदर EC2 के सेपरेट रैक हैं, क्लियर। उसके बाद कैपेसिटी रिजर्वेशन को भी मैं क्लियर नहीं कर रहा, जब प्राइसिंग मॉडल को कवर करूंगा, ठीक है, होपफुली आपका एक पोर्शन कल इंशाल्लाह आ जाएगा प्राइसिंग मॉडल का, ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि ये सर्वर की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको कवर किया जाए, ठीक है। सेकंड पे जो हम इंस्टेंस स्टोर और EBS स्टोर का जो पोर्शन है उसको कोशिश करेंगे आज पूरा कवर करने की, ठीक है। कैपेसिटी रिजर्वेशंस होल्ड करें थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है डोमेन जॉइन डायरेक्टरी की। डोमेन जॉइन डायरेक्टरी की जो ऑप्शन है, अगर तो आपके पास प्रीवियस में पहले ऑन प्रेमिसेस कोई माइक्रोसॉफ्ट की एक्टिव डायरेक्टरी अवेलेबल है तो वो एक्टिव डायरेक्टरी को यहां पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टरी ऐसे कॉल नहीं होगी, ये बात याद रखना। उसके लिए पहले VPC का पूरा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, वो उठा के लेकर आएगा डायरेक्टरी को, ठीक है। इसी तरह नहीं होगी कि यहाँ से ऑप्शन दी दो डायरेक्टरी पे चला जाएगा, उसे कोई ख्वाब नहीं आ जाने की डायरेक्टरी कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो VPC पहले आपको पूरा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। जब VPC पोर्शन आएगा, ठीक है, तो काइंडली VPC पोर्शन आफ्टर 2 days के बाद आप लोगों का तो पूरी सिस्को रिवाइज करके आना, वरना डेस्क पर खड़ा कर दूंगा यार, ठीक है। क्योंकि सिस्को जो है ना 10 मिनट में पूरी हो जाएगी। CIDR लिख लेना अपने पास, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, फिंगर टिप्स के ऊपर हो, सबनेटिंग फिंगर टिप्स के ऊपर हो, CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है, ये रिवर्स सबनेटिंग होती है। नेट, ACL, गेटवे। गेटवे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी गेटवे वहां पे पता चलेगा कि दफा वो नानी याद कराएगा गेटवे। वो सर गेटवे क्या होता है, छोटी सी चीज है, खैर ठीक है। उसके बाद जो है उसमें सबनेट्स हो गए, CIDR हो गया, नेट हो गया, ठीक है, ACLs हो गए, ठीक है। और उसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि बेसिकली नेटवर्क का जितना भी जनरल आईडी है, ठीक है, आपको आईडी जरूर होना चाहिए, नेट पैड दोनों का आईडी होना चाहिए, ठीक है। नेट पैड का कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो, ठीक है, सबनेटिंग क्लियर हो, IPv6 क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे EC2 में ये जो सर्विस है ये सिस्टम साइड के लोगों के लिए है, यहाँ पे सारा नॉलेज सिस्टम साइड के लिए, ओके। नेक्स्ट जो VPC की सर्विस है वो प्योर नेटवर्क से रिलेवेंट है। होपफुली आपका सेशन मे बी फॉर 3rd वीक्स पे जा रहा है, अभी कंफर्मेशन नहीं है उसकी, ठीक है ना, वो एक एडवांस प्रोफेशनल के लिए कोशिश की जा रही है,
ठीक है, उसकी ऐसी अभी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, होपफुली शायद अनाउंसमेंट की जाए, ठीक है। और जरूर पढ़ ली है? अच्छा, एक वीक का जोर का ओके। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन है डोमेन जॉइंट डायरेक्टरी की, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन ये दे रहा है कि डायरेक्टरी सर्विस की। AWS के अंदर एक डायरेक्टरी सर्विस है, सेम लाइक एक्टिव डायरेक्टरी की तरह। एक्टिव डायरेक्टरी में क्या होता है कि यूजर क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स हैं, ओयूज हैं, ग्रुप पॉलिसी है, सेम सारी की सारी ऑप्शन डायरेक्टरी सर्विस के अंदर भी है, लेकिन ये डायरेक्टरी सर्विस Amazon की सर्विस है। ओके, इज दैट क्लियर? अगर कोई डायरेक्टरी सर्विस पहले क्रिएट की हुई है, ठीक है, तो तब यहाँ पे आप डायरेक्टरी सर्विस दे सकते हैं, अदरवाइज AD भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रोल की ऑप्शन है। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रोल को होल्ड रखें। अगर तो आपके सेशन एडवांस आ गए तो उस एडवांस सेशन में पहले जो लेक्चर्स हैं वो इसी पे होंगे, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट रोल के ऊपर ही, ठीक है। तो रोल हम जब किसी यूजर को किसी स्पेसिफिक सर्विस की एक्सेस देते हैं, अगर एक लाइन में नोट करना है, खुदा का वास्ता है अंग्रेजी झाड़ने के लिए बहुत अच्छे नोट्स ना बना लेना उर्दू में, या हम ऐसा बचाने के लिए कि नहीं वो कहेगा कि उर्दू में लिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि नोट्स वो बनाने चाहिए कि 10 साल बाद भी खोलो तो समझ आ जाए उसकी, ठीक है। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो है बेसिकली जब हमने किसी स्पेसिफिक मशीन को, किसी यूजर को स्पेसिफिक मशीन के राइट्स देने हो, उसके बाद ऑप्शन है स्पेसिफिक CPU ऑप्शन, स्पेसिफाई। बेसिकली इस ऑप्शन का मकसद यह है कि जब आपने डेडिकेटेड होस्ट लिया हो, मतलब Amazon से फिजिकल सर्वर ही अगर आप खरीद लेते हैं, ठीक है, तो उस फिजिकल सर्वर के अंदर अपने हिसाब से इंस्टेंस को अप डाउन करना चाहते हैं। अगर हर इंस्टेंस को, इंस्टेंस क्या है, वर्चुअल मशीन, ठीक है, तो हर वर्चुअल मशीन को 2 vCPUs या 1 CPUs देना चाहते हैं, ठीक है, तो उस बिहाफ पे ये ऑप्शन उन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। अभी हमने सेलेक्ट किया T2 माइक्रो। T2 माइक्रो में ऑप्शन ही मिनिमम हमारे पास इतनी है, अब इसको कम डाउन नहीं हम कर सकते यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई हायर एंड सीरीज आपके पास हो तो उसको कम डाउन किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन है शट डाउन बिहेवियर की। शट डाउन बिहेवियर की जो ऑप्शन है, ठीक है, कि सर्वर जब आप स्टॉप करें तो सर्वर स्टॉप हो जाए या सर्वर टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। डिपेंड अपॉन यू कि क्या ऑप्शन आप करना चाहते हैं, कि सर्वर स्टॉप होने में क्या स्टॉप हो जाए, या अगर आप टर्मिनेट ऑप्शन करेंगे तो सर्वर जैसे ही स्टॉप करेंगे ऑटोमेटिकली सर्वर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है, ये जो 3-4 ऑप्शन है ये बिल्कुल न्यू है इनकी, ये एनेबल हाइबरनेशन ऑप्शन है, ठीक है, हाइबरनेट की, ठीक है। बेसिकली ऑप्शन ये रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है, ठीक है। इस ऑप्शन को अगर आप चेक कर देते हैं तो कुछ देर के लिए अगर आप वो यूज नहीं करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इंस्टेंस यूज नहीं करते तो ऑटोमेटिकली आपका सर्वर जो है वो स्लीप मोड में चला जाएगा। स्लीप मोड में जाने से सही होगा, ठीक है। स्लीप मोड्स में जाने से आपकी कॉस्ट काफी हद तक इसमें रिड्यूस हो जाएगी, ओके। उसके बाद है प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। स्लीप मोड में सर्विसेज ऑफ की सर्विसेज ऑफ नहीं, स्लीप मोड में क्या होता है, स्लीप पे चला जाता है, स्लीप में चला जाता है, सारी सर्विसेज आपकी एक किस्म की बिल्कुल स्लीप मोड में है, ठीक है, रुक जाएंगी। कौन सी सर्विसेज चलाएंगे, सर सर्वर की सर्विसेज हैं, और तो इसमें कोई ऐसी सर्विसेज नहीं है, क्योंकि ये ऑप्शन सर वो सर्वर की दे रहा हो, किसी चीज की नहीं दे रहा हो, ओनली वन फॉर इंस्टेंस की ऑप्शन वो दे रहा है, ये नहीं दे रहा कि अदर देन सर्विस के अंदर ऑप्शन दे रहा हो, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन, अगर ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं तो बाद में सर्वर डिलीट करना चाहते हैं तो सर्वर डिलीट नहीं होगा। आगे आ जाए, ये साइड पे हो जाए के साथ, ठीक है। बाद में सर्वर को अगर डिलीट करना है तो अंदर दोबारा से आके एडिट ऑप्शन को चेंज करके, ठीक है, तो इसको अनचेक करेंगे फिर सर्वर डिलीट होगा। उसके बाद ऑप्शन है मॉनिटरिंग की, अगर सर्वर के सारे मैट्रिक्स को व्यू करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्लाउड वॉच को यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं।
क्लियर? उसके बाद ऑप्शन है टेनेंसी की। टेनेंसी की ऑप्शन अगर तो आप लोगों ने पहले वर्चुअलाइजेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, तो ये ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ आ सकती है, अदरवाइज इसमें भी आपके लिए मुश्किल ही है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन को सबसे पहले डिस्कस करूंगा, डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट का मतलब ये है कि अमेजोन से आप फिजिकल सर्वर खरीद लेते हैं। जब अमेजोन से फिजिकल सर्वर खरीदते हैं तो फिर इस ऑप्शन को जब आप चेक करेंगे तो उसके हिसाब से जितना मर्जी उसके अंदर इंस्टेंस आप क्रिएट कराएं, ये अप टू यू है, ठीक है। ये ऑप्शन उसके लिए है, ठीक है। रिमेनिंग 2 ऑप्शन है, ठीक है। एक ऊपर वाली जो ऑप्शन है, सेकंड लास्ट ऑप्शन, डेडिकेटेड, रन एंड डेडिकेटेड इंस्टेंस। इस ऑप्शन का बेसिकली मकसद ये है रन एंड डेडिकेटेड इंस्टेंस का, इसके अंदर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो रिजर्व हो जाते हैं। क्योंकि वर्चुअलाइजेशन के अंदर आपको पता है कि जब भी आप वर्चुअलाइजेशन में काम करते हैं तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो शेयर्ड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, वो डेडिकेटेड फॉर्म में आपके पास अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। शेयर्ड रिसोर्सेज हैं तो शेयर्ड में 2 तरह की चीजें आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती हैं, फर्स्ट फॉर वीसीपीयू एंड सेकंड फॉर रैम। हार्ड डिस्क नहीं कॉम्प्रोमाइज होती, ठीक है। तो अगर आप कहते हैं कि जिस तरह हमने यहाँ पे T2 माइक्रो सेलेक्ट किया है, तो T2 माइक्रो में 1 GB रैम, 1 vCPU और 30 GB हार्ड डिस्क मिल रही है। 30 GB हार्ड डिस्क तो हमें एलोकेट है, ठीक है, लेकिन अगर हम T2 माइक्रो यूज करने के बाद जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हैं, बात को और से समझना, ठीक है, तो अगर 200 MB रन टाइम पे मेरा सर्वर रैम ले रहा है तो 824 MB अगर मेरी जो है यूज नहीं हो रही, तो बैकएंड में अगर कोई और इंस्टेंस वहां पे पावर ऑन होता है, ठीक है, तो वो रैम वो भी ले लेगा, वो आपकी रैम यूज करेगा, ठीक है। तो इसमें हम उसे क्या कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं रैम यूज करूं या ना करूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन शेयर्ड में क्या होता है कि फिर जब रिसोर्सेज आपकी दूसरी मशीन अगर रिसोर्सेज देती है, ठीक है, तो ये मशीन अगर इस पर कोई आप सॉफ्टवेयर रन कर देते हैं तो जैसे ही ये ऊपर जाएगी रैम लेने, ठीक है, तो जब दूसरे इंस्टेंस से ये रिसोर्सेज खींचेगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, आपका कर्नल जो है बिल्कुल पजल हो जाता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये ऑप्शन किस लिए है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम यूज करे, वीसीपीयू यूज करे या ना करे, आपको वो जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है वो मिलने ही मिलने हैं, वो गारंटेड है, लेकिन इसमें कॉस्ट थोड़ी सी अप हो जाती है। हाँ, ये रिजर्व हो जाते हैं। आप 400 MB आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करे, 500 करे, लेकिन 1 GB रैम आपको मिलने ही मिलती है। क्लियर है? उसके बाद शेयर्ड ऑप्शन है, शेयर्ड में के रिसोर्सेज आपको शेयर्ड फॉर्म में मिलते हैं। इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन रहती है, ये बात याद रखना शेयर्ड में। इसमें अगर हम सिर्फ सर्वर ही अगर हम जो इंस्टेंट ऐड करवा रहे हैं वो सिर्फ सर्वर ही है या और इसके अलावा अगर कोई वैसे ऐड करवा वो भी यहाँ से शेयर करवा सकते हैं? नहीं, वो नहीं, ये सर्वर की ऑप्शन वो दे रहा ना, और किसी चीज की नहीं। उसके बाद ग्राफिक कार्ड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड पे क्लिक कर लें, उसके इसमें नीचे स्टेटमेंट लिखी हुई है, एडिशनल चार्जेस अप्लाई। वालेकुम सलाम। उसके बाद करंट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, करंट स्पेसिफिकेशन को भी होल्ड करें, जब प्राइसिंग मॉडल को इंशाल्लाह कवर करेंगे तो उस वक्त मैं इसको बता दूंगा करंट स्पेसिफिकेशन क्या चीज है। नेक्स्ट ऑप्शन जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, एडवांस डिटेल्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। एडवांस डिटेल्स के अंदर लास्ट ऑप्शन को मैं भी डिस्कस करूंगा, बाकी रिमेनिंग ऑप्शन आपके लेवल के मुताबिक अभी नहीं है, उसको होल्ड रखे थोड़ा सा, ठीक है। बाकी ऑप्शन बाद में। यूजर डाटा की जो ऑप्शन है, ठीक है, जहां पे माउस श्रिंक कर रहा हूं यूजर डाटा की, ठीक है, यूजर डाटा की ऑप्शन बेसिकली क्या है कि यहाँ पे अगर जिस मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर इंस्टॉल कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट में शेल, पावर शेल का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, वेब का, ठीक है, या DNS का या DHCP का, ठीक है, या एक्टिव डायरेक्टरी का, ठीक है, तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा पेस्ट करें, ठीक है। तो जैसे सर्वर 19 रेडी होगा, साथ आपकी एक्टिव डायरेक्टरी में रेडी हो जाएगी, ठीक है। वेब IIS भी ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा, ठीक है। यार मुझे करवाना, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहां पे सारे कोड्स इनके अवेलेबल हैं, स्क्रिप्ट पूरे पूरे पड़े हुए हैं, ठीक है, मुझे याद करवा देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। वहां पे जाके कोड है, वेब IIS के पड़े हुए, सबके पड़े हुए हैं,
ठीक है। लेकिन अगर वैसे भी अगर एक्टिव डायरेक्टरी आप इंस्टॉल करें तो माइक्रोसॉफ्ट भी आपको ऑप्शन देता है लास्ट पे चल के, वो स्क्रिप्ट अगर उसको पूरा बनाना चाहते हैं तो एक क्लिक करें तो पूरा स्क्रिप्ट आपको बना के दे देता है। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी अगर आप यूज करते हो तो। अगर आंखें बंद करके इंस्टॉलेशन की हुई तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। लिखा हुआ यहाँ पे स्क्रिप्ट डालना है जी, पेस्ट कर देना यहाँ पे। अगर कोई एप्लीकेशन का स्क्रिप्ट है, सॉफ्टवेयर स्क्रिप्ट है, वो भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। पूरी फैसिलिटी आपको AWS दे रहा है। तो लाइक अगर इसमें हम 2-3 चीजें ऐड करें, सर्वर बने फिर नहीं, एक की फैसिलिटी देता है वन टाइम पे, वन टाइम वन ऑपरेशंस को यूज करता है। हाँ, ये टू को नहीं करेगा ये। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा फीचर है। ठीक है, काफी हद तक आपका टाइम बाद में सर्वर ऑन करके आपने क्लिक 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 नेक्स्ट करना है, ठीक है, तो उससे आप टाइम सेव हो जाता है आपका। लिंक का मुझे याद करवाना, ठीक है। अच्छा जी, इस पे हमारा टाइम काफी लगेगा। EBS नोट कर लें। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंस स्टोर एंड EBS स्टोर? Again, please. What is the difference between EBS and What is difference between instance store and EBS store? Okay. Store हार्ड डिस्क, सिंपल सी बात है। उसमें आगे लिख लो हार्ड डिस्क। दो हार्ड डिस्क के ऑप्शन ये देते हैं आपको। ठीक है, जब प्राइसिंग मॉडल आप कवर कर रहे होंगे तो वहां पे ये आपको पूछेगा ऑप्शन। ठीक है, वहां पे ऑप्शन आपसे पूछेगा कि कौन से स्टोर में जाना चाहते हैं। अभी तो बाय डिफॉल्ट इसमें EBS पे ही ये जा रहा है। ठीक है, पहले मैं कुछ एक जनरल इंडस्ट्री को कवर करूंगा, उसके बाद हम वापस आएंगे इंस्टेंस स्टोर पे और EBS स्टोर पे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको इंस्टेंस स्टोर और EBS स्टोर समझ नहीं आ सकता। स्टोरेज का पूरा एरिया ये, ठीक है, स्टोरेज आगे चल के भी काफी ज्यादा डिस्कस होगी। ठीक है, स्टोरेज का एरिया कवर करने के लिए यहाँ पे यार 2 स्टोरेज कवर करने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा डिटेल में नहीं, एक जस्ट ऊपर की लेयर ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्टोरेज यहाँ डिस्कस करूँ तो मेरे को 7 लेक्चर सेपरेट चाहिए स्टोरेज के लिए। साइंस स्टोरेज ओनली पढ़ाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, 4 घंटे का रोज सेक्शन 2 तो 40 घंटे का रोज सेपरेट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड यूज होते हैं स्टोरेज के, स्टोरेज मतलब के जो एक स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं कि हार्ड डिस्कों के स्टैंडर्ड जहां पे डाटा एक रखते हैं, उसके स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में कौन सा यूज होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड है। वैसे तो 3 हैं, 3 के अलावा वैसे 5 हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 डिस्कस कर रहा हूँ। एक आगे जाकर डिस्कस करूंगा। फर्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो DAS, डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज क्या चीज है? डायरेक्ट अटैच स्टोरेज कहां पे हमें मिलती है, कहां हम यूज उसे करते हैं? अगर देखा जाए तो जो लोग कंप्यूटर डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो डेली बेसिस पे DAS से फेमिलियर होते हैं। मोबाइल आप लोग यूज करते हैं तो मोबाइल में जो आपको स्टोर मिल रहा है, जहां डाटा रखने के लिए स्टोरेज जो जितनी मिलती है उसे हम DAS स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप में जो हार्ड डिस्क लगी होती है वो DAS स्टोरेज है। लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क लगी है वो DAS स्टोरेज है। फिजिकल स्टोरेज क्या है? सिंपल सी बात ही होती है कि जिसके ऊपर आपकी डायरेक्ट अप्रोच है उसको एक्सेस करने के लिए आपको किसी केबल एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं पड़ती, किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही है ना, जैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपनी पार्टीशन वगैरह को उसको बना के यूज कर सकते हैं। सिंपल ऐसे ही है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? DAS स्टोरेज। अब इसके अंदर मेरे पास लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी है तो मैं कोई लादा से केबल तो नहीं इसके साथ लगाऊंगा, ठीक है, या कोई सॉफ्टवेयर तो नहीं यूज करूंगा ना, क्योंकि मेरी डायरेक्ट अप्रोच उस हार्ड डिस्क के ऊपर है।
डायरेक्ट एक्सेस है उस हार्ड डिस्क पे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, सर्वर अगर आपके पास अवेलेबल है तो सर्वर के अंदर जितने भी हार्ड डिस्क है उस पर अगर डायरेक्ट आपकी अप्रोच है, इट मींस इन द डैश। क्लियर है? ठीक है, मतलब कि जो भी आपके पास फिजिकल हार्डवेयर अवेलेबल है उसमें जितनी भी हार्ड डिस्क जो डायरेक्ट लगी हुई है वो सारी डैश कहलाती है, ठीक है। डैश स्टोरेज का जो एक इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड है उसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ब्लॉक लेवल स्टोरेज एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसपे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस मोड में बूट करता है? वो तो ठीक है, वैसे किस मोड में बूट करता है? हार्डवेयर के प्रिविलेज मोड में। जो बच्चों वाले चीजें पूछ रहा हूँ बच्चों वाले होते हैं। आज जो अच्छा सा काम दूंगा अभी होमवर्क ये हल करके आना, वरना कल तैयारी पकड़ना के सभी चतुर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना? लैपटॉप वाला काम है, लिखने वाला काम। चले आपकी बख्शिश है, बाकी सबकी खैर नहीं। एकदम लैपटॉप एक्सीडेंट में होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ब्लॉक लेवल स्टोरेज पे जिसपे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है, ठीक है। डैश के अंदर ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है, ठीक है। हार्ड डिस्क जैसे हम नहीं लगाते हैं, ठीक है, ये न्यू लैपटॉप्स पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, सिंपल वो ऑपरेटिंग सिस्टम बूट कर देता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इट मींस के बूटेबल ऑपरेटिंग जो है बूटेबल स्ट्रक्चर्स होता है वो, ठीक है। डैश के हवाले से कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ कुछ? डैश क्या है? ठीक है, डैश के बाद हम बात करेंगे रेड जीरो की, रेड की कॉन्सेप्ट्स की। ये एक डायग्राम है आपके सामने, स्टोरेज है वो बाहर भी हो सकती है, वो भी रुक जाए, वो बाहर की तरफ आता हूँ। रेट जीरो जो स्टोरेज है वो जो बाहर है उसका स्टैंडर्ड डिफरेंट है। अभी सिर्फ डैश की मैंने बात की जो इंटरनल स्टोरेज है, अभी जो स्टोरेज बाहर पड़ेगी उस तरफ अभी आ रहा होगी, टेंशन ना ले, कोई चीज जाएगी नहीं, ठीक है। डायग्राम में टोपोलॉजी आपके सामने क्रिएट हुई है, ठीक है। इसको बड़े गौर से देखना है। इसमें सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, एफसी स्विचेस एंड सैन। ये जो टोपोलॉजी है ये 2008 में इंडस्ट्री में आई थी वजूद में। उससे पहले जो टोपोलॉजी फॉलो होती थी, जो सिस्टम साइड इंडस्ट्री यूज करती थी टोपोलॉजी, वो टोटली डिफरेंट थी। ये टोपोलॉजी तब आई जब वर्चुअलाइजेशन मार्केट में हुआ। वर्चुअलाइजेशन जैसे मार्केट में आया, ठीक है, तो उसके बाद टोपोलॉजी काफी हद तक चेंज हो गई, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्सेप्ट काफी चेंज हो गए, क्योंकि वर्चुअलाइजेशन ने बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में फीचर लॉन्च किए। उस फीचर को यूज करने के लिए ये टोपोलॉजी का डिजाइन को चेंज करना पड़ा। पहले जो डिजाइन यूज किया जाता था इंडस्ट्री में, ठीक है, अगर सर्वर आप परचेज कर रहे हैं तो सर्वर के ट्रे के अंदर, डिस्क एरे एंक्लोजर के अंदर की जो ट्रे होती है, ठीक है, डी उसे बोलते हैं, ठीक है, उस ट्रे में अगर SATA डिस्क लगा रहे हैं 3.5 की, ठीक है, तो हार्डली 8 से 10 डिस्क लगती है। अगर आप उसमें SAS यूज कर रहे हैं तो उसमें 16 डिस्क लग जाती है 2.5 की, ठीक है। जो गर्दन हिला रहा ना, बाद में क्वेश्चन उसी की तरफ आना है। इसलिए क्वेश्चन जो हो दिमाग में पूछ लेना, ठीक है। 3.5 इंचेस की डिस्क, 2.5 नोट करते हैं स्पीड से, यहाँ पे 3.5 इंच डिस्क जरा बड़ी होती है, SATA डिस्क जंबो साइज होता है, 2.5 छोटी होती है, 1.8
जो लैपटॉप में यूज होती है, 1.3 जो आजकल नैनो यूज हो रही है SSD, 2.5 की बात करनी 1.8 वो लैपटॉप पे यूज हो रही है। लैपटॉप में 1.8 यूज होती है। 1.3 इसलिए 1.3 जो है बिल्कुल जो स्मॉल SSD नहीं आ रही नैनो, वो है जो रैम की तरह की 2.5 इंच का यूज होती है सर्वर्स में। इसमें दो तरह की हार्ड डिस्क होती हैं, एक SAS है और एक NLSAS है जो 2.5 इंचेस की है। 2.5 सर्वर में यूज होती है। बहुत ज्यादा सर्वर्स में यूज होती है इंडस्ट्री में, ठीक है। SAS और NLSAS, जल्दी से स्पीड करें, SAS NLSAS, ओके। SCSI सीरियल अटैच कर दी बोलते हैं उसको, सीरियल अटैच कर दी। SAS को सीरियल अटैच कर दी, NLSAS को बोलते हैं नियर लाइन सैक्स। क्या था सीरियल सीरियल अटैच SCSI। आप परेशान हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग से क्या मतलब? अच्छा अच्छा सीरियल अटैच कर दिया और दूसरा क्या होता है? तो क्या स्टैंड था? नियर लाइन। टेस्ट के बाद क्या था? जी बोले, आपका नाम क्या? काफी काफी आप कहने को पूछ रहा हूँ तो पूछ सीरियल बेटा तो क्वेश्चन आए इधर, मेरे क्वेश्चन है। सात SCSI का पूछा हमने, SCSI छोड़ दे। बहुत आगे निकल गए। SCSI के बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हैं। SCSI एक केबल भी होती है, SCSI एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड भी है, SCSI एक प्रोटोकॉल भी है, ठीक है, इसलिए कहना छोड़ दें। SCSI एक केबल होती है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं स्टोरेज के तौर पे, स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए, बैकअप सर्वर्स को एक्सेस करने के लिए। काफी उसका मोटा कनेक्टर होता है SCSI केबल का ना, ठीक है। जिस तरह VGA का कनेक्टर नहीं होता मोटा काफी, इस तरह SCSI केबल इसी तरह की होती है, ग्रे कलर की केबल होती है, उसे SCSI केबल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद SCSI एक प्रोटोकॉल भी है, स्टोरेज को एक्सेस करने के लिए उस प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं SAN की दुनिया में या NAS की दुनिया में, ठीक है। SAN अभी रुक जाए, रुक जाए, SAN की तरफ आऊंगा तो फिर हालात बहुत बुरे होंगे। समझ आ गया? के बाद तो क्या दिखवाएगा? सीरियल अटैच कर दी, SAS एक हार्ड डिस्क का बस, नहीं सैस के बाद नहीं कुछ नहीं लिखा, ठीक है। उठ के फिर बताना पड़ेगा। आगे चले, आगे लेक्चर अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइम शॉर्ट है, ठीक है। कल हमारे पास टाइम जरा होगा ज्यादा तो उस वक्त ज्यादा चीजें कर सकते हैं, इस पोर्शन को कवर करने की जरूरत है अभी, ठीक है। टोपोलॉजी पे बात हो रही थी कि टोपोलॉजी क्यों लॉन्च की गई, ठीक है। तो सर्वर्स में होता था कि पूरे पूरे ट्रे के अंदर हार्ड डिस्कें ली जाती थी ताकि उनको यूज करने के लिए, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन जब मार्केट में इन हुई तो वर्चुअलाइजेशन के बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जिसको फॉर सेक ऑफ हाई अवेलेबिलिटी के लिए, फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, ठीक है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अवेलेबिलिटी मिल सके, जो आगे सर्वर है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सपोर्ट दे सके हमें चलने की, ठीक है। तो उस सूरत में यह डिजाइन लॉन्च किया गया, ठीक है। ये बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, इतनी जल्दी हजम नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये टर्म्स अभी कौन से यूज कर रहा हूँ, ये सारी VMware और Citrix के टर्म्स हैं। Citrix भी बैकएंड में यही टर्म्स एंड कंडीशन यूज करता है जो Amazon के बैकएंड पे चल रहा है, ठीक है, और VMware भी यही यूज करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किया ये जाता है कि जो नए सर्वर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, या जो सर्वर जब मंगवाए जाते हैं, IBM से मंगवा रहे हैं या डेल से या HP से, जो टॉप ऑफ द वेंडर है इंडस्ट्री के अंदर, उसमें सिर्फ 2 हार्ड डिस्क मंगवाई जाती है, ओनली 2 हार्ड डिस्क, ठीक है। बाकी उन 2 हार्ड डिस्क पे क्या रखा जाता है, उन 2 हार्ड डिस्क के ऊपर जो है रेड कॉन्फ़िगर करके, ठीक है, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसका बेस ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जाता है,
जैन चलाया जाता है सिर्फ बैकएंड पे, जो जैन चल रहा है ना, ठीक है। आज बताऊंगा अभी कि जैन तक एक्सेस आपकी होती है कैसे, मतलब कि EC2 तक कैसे आप पहुंचते हैं, बैकएंड पे कैसे जैन काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ठीक है, इसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर तो किसी अच्छी लेवल एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस में या Amazon डाटा सेंटर तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का नॉलेज होना कंपलसरी है, क्योंकि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो हायर एंड इंटरव्यूज है वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे 2 क्लिक EBS कैसे इंस्टॉल हुआ, वो ये पूछेंगे अच्छा EBS का सिंटैक्स बताओ क्या है, बैकएंड में क्या चीज यूज हो रही है, ठीक है। ये ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात वापस आएंगे कि टू डिस्क, अब ये टू डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंडस्ट्री में हमेशा आपकी काम आएगी। जब मार्केट से नया सर्वर आता है, बिल्कुल न्यू सर्वर, उसके 3 से 4 स्टेप होते हैं उसको यूज करने के। राउटर स्विच के स्टेप पता है, पता होने चाहिए, पता है? चलो दोबारा याद करना, ठीक है, अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। तो सिस्टम साइड की अगर आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं तो इतना नॉलेज होना चाहिए कि अगर एक आपके सामने सर्वर न्यू सर्वर है, ओल्ड सर्वर की बात नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल न्यू सर्वर की बात कर रहा हूं, तो न्यू सर्वर को कैसे पावर ऑन करना है और उसको कैसे आगे चलाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो फिर मैं इस तरफ ऑटोमेटिकली आ जाऊंगा। सर्वर जैसे ऑन करते हैं आप, ठीक है, सर्वर में 2 डिस्क लगी हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ता है। फर्मवेयर अपग्रेड करना पड़ता है सर्वर का। फर्मवेयर क्या होता है, जो मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी आपके पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, उसकी कंपैटिबिलिटी वो सारी की सारी वो सिंक करता है। क्लियर? कि मदरबोर्ड को फुली अपडेट करने के लिए फर्मवेयर को अपडेट करेंगे। फर्मवेयर क्या चीज होती है, जो भी आप सर्वर खरीदते हैं उसका एक सीरियल मॉडल होता है, ठीक है। अगर IBM का सर्वर ले रहे हैं तो IBM के सर्वर से उनके IBM की साइट पे जाकर उसका फर्मवेयर डाउनलोड करें और सबसे पहले उसको डाउनलोड करके उसको पहले रन करें सर्वर के ऊपर। नॉर्मली जिस कंपनी से आप सर्वर बाय कर रहे होते हैं और फर्मवेयर की सीडीज आपको देते हैं सालों से, अगर नहीं है तो सिंपल ही उनकी साइट से जाके फर्मवेयर को अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि बात का ऐसा होता है कि आपने कोई नए कार्ड उस पर सर्वर पे लगाए हैं, ठीक है, कोई नई चीजें उस पर लगा रहे हैं, ठीक है, कोई सप्लाई उस पर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर आप कहते हैं यार लगाई तो है लेकिन ये उसके साथ सिंक नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही प्रॉपर। इसलिए फर्मवेयर फॉर फर्स्ट स्टेप इंडस्ट्री का याद रखना। उसके बाद सेकंड स्टेप इंडस्ट्री का, उसके बाद आप बायोस में जाके रेड कॉन्फ़िगर करेंगे। रेड कॉन्फ़िगर करना है। रेड की पूरी एब्रिविएशन है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। बायोस में जाके कंप्लीट जी, बायोस में जाके रेट कर पाएगी ना, redundant array of independent disk है। रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। यार ये चीजें तो नेट से भी आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, रेड में जो टाइप्स इंडस्ट्री में 0, 1, 5, 6, 10 और 01 जो ज्यादा पॉपुलर है। इसे 10 और नहीं बोलते, इसे 10 बोला जाता है। 10 और 01 रेड 0 जो है उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है 2 डिस्क है, मिनिमम 2 डिस्क, मैक्सिमम 32 पे रेड कॉन्फ़िगर हो जाता है। अगर 2 डिस्कें हैं, अगर मैं इन पर रेड 0 कॉन्फ़िगर करता हूं, स्पेस मुझे कितनी मिल जाएगी? 600 GB। लेकिन अगर इसमें से एक भी डिस्क खराब हुई, डाटा सारा लॉस्ट हो जाएगा। वो एक वॉल्यूम बना देता ना। खुदा के वास्ते कोई क्वेश्चन भी करना है, ठीक है, कोई काम का क्वेश्चन।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आप दोनों की तरफ से तो कम आ रहे हैं, सुबह की क्लास में तो काफी क्वेश्चन हो रहे थे। तो भी समझ आ रहा सर इसमें जिस तरह रेट कंसीडर हो गया, एक हार्ट उतार के उसी टाइम दूसरी लगा दे तब भी वो सही हो जाता है। नहीं, रेड जीरो में गया डाटा बस, वो डिफरेंट रेट है जिसमें आप निकाल के लगा सकते हैं, रेड जीरो में नहीं निकाल सकते। रेड जीरो में गई भी हार्डेस्ट तो गया डाटा। यानी कि हॉट स्वैपेबल नहीं है ये, अगर हम इनको देखें। हॉट स्वैपेबल की भी कुछ शराइत होती है ना, ठीक है, ठीक है। हॉट स्वैपेबल की शराइत होती है कि या तो रेड 1 है आपके पास, या तो रेड 5 है, या तो रेड 6 है। ठीक है। रेड जीरो में तो हॉट स्वैपेबल तो देते नहीं है आपको ना। कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, ये ऑप्शन बता रहा है, मर्जी है आपकी। रेड 1 पे चले, रेड 1 लिख लें। वर्चुअलाइजेशन इंडस्ट्री में रेड 1 को प्रेफर किया जाए। रेड 1 ओनली 2 days, रेड 1 ओनली 2 days। ओके, यहाँ पे अगर रेड 1 कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, तो स्पेस में टोटल हमें मिलेगी 300 GB, क्योंकि एक में डाटा जाएगा और एक में उसका बैकअप। एक डिस्क अगर फॉल्टी हो जाती है उसको बाहर निकाल के उसकी जगह दूसरी बेशक लगा दें, ठीक है, डाटा एज इट इज आपका सेफ रहेगा। जब, क्योंकि रेड को क्या बोलते हैं बेसिकली के फिजिकल डिस्क को कंबाइन करके वो लॉजिकल पार्टीशन बना देता है। यहाँ पे पार्टीशन वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें। पार्टीशन वर्ड वहां पे यूज करते हैं जहां पे सिंगल डिस्क हो, ओनली एक डिस्क। जब एक डिस्क के आप उसके चंक्स बनाते हैं, पार्ट्स बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टीशन। जब एक से ज्यादा डिस्कों को मर्ज करके उसका हम पोर्शन बनाते हैं तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसलिए अमेज़न यहाँ पे वर्ड वॉल्यूम यूज करता है। तो समझ आ रही है या नहीं? या ऊपर से गुजर रही? अभी तो सामना जीते हैं, बहुत आसान है। मुश्किल नहीं बहुत अच्छा जी, क्योंकि आज मैं सर रिक्वेस्ट की कि बच्चों को काम पढ़ाऊंगा। क्यों कहते हैं यार, दूसरी क्लास में यहाँ से निकली थी, उसके बेचारे बेहोश होने वाले हो गए। वो कहता लिख लिख के सर में दिखा दी, मैं कमाल हो गए। अच्छा, उसके बाद आ जाए रेड 5। रेड 5 की रिक्वायरमेंट दिखाऊंगा और जल्दी से 1 लाइन में बताऊंगा, तो ये सारी चीजें आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। रेड जी, ये माइक्रोसॉफ्ट की चीजें हैं, माइक्रोसॉफ्ट कोर्स में पढ़ाई जाती है। ठीक है, ये भी डायग्राम कोर्स का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अमेज़न कहता है, अमेज़न की जो अपनी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स है, वो कहता है 3 दिन किसी को अमेज़न पढ़ाओ इंटरव्यू सोल्यूशन आर्किटेक्ट, चौथे दिन ना पढ़ाओ। 8-8 घंटे में उसे खत्म कराओ, 24 घंटे में, उसके बाद उसे एक चीज में ना बताओ। ये उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ की तरफ पढ़ लो अमेज़न की साइट पे। वो कहता है बस 3 दिन का नॉलेज बहुत होता है अगर उसे इंडस्ट्री का नॉलेज है, क्योंकि कहता है इंडस्ट्री की सारी चीजें ना नेमिंग चेंज होती है बस। अच्छा, रेड 5 की रिक्वायरमेंट्स मिनिमम 3 डिस्क, मैक्सिमम 32, मिनिमम 3, मैक्सिमम 32। अगर आपके पास 600 GB की 3 डिस्क है,
स्पेस आपको जो मिलेगी 1200 मिलेगी। इसमें 2/3 का कॉन्सेप्ट यूज होता है, 2/3। डिस्क 1 का बैकअप 2 पे आएगा, 2 का 3 पे और 3 का 1 पे। उसने 600 जीबी के अंदर, जो 600 जीबी उसके पास रिमेनिंग है, उसके अंदर 1200 जीबी का बैकअप रखना है उसने। डाटा कितना है? 1200 जीबी, और बैकअप को कितना में रख रहा है? 600 जीबी में। इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं पैरिटी बिट। पैरिटी बिट पैरिटी बिट टेक्नोलॉजी है पूरी, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी आप यूज करते हैं ना, डाटा को कॉम्प्लेक्स करना, उसको मर्ज करना, उसको शॉर्ट करना, वो ये पैरिटी बिट होती है बस। अगर वर्ड है इतना, एक नेम है रहीम, इसमें डबल ई आ रहा है, तो वो एक ही खत्म कर देगा, उसको ट्रांसपेरेंट मोड में ले जाएगा, ठीक है ना। डाटा शॉर्ट करता है, वो सेम वर्डिंग खत्म कर देता है। बाद में उसको डाटा जब चाहिए होता है तो वो अवेलेबल कर देता है, ठीक है। इसको हम पैरिटी बिट बोलते हैं। रेड 6 में एक लाइन लिख लें, रेड 6 में मिनिमम 4 मैक्सिमम 32। जल्दी करें, टाइम बहुत शॉर्ट है। रेड 6 में मिनिमम 4 मैक्सिमम 32। रेड 6 में ड्यूल पैरिटी बिट यूज होती है। रेड 6 में ड्यूल पैरिटी बिट, एक डाटा का डबल बैकअप होता है। रेड 5 में भी लिखना है कि रेड 5 में एक डिस्क अगर आपके पास फॉल्टी हो जाए तो डाटा एज इट इज अवेलेबल होता है। रेड 5 में एक डिस्क अगर खराब हो जाए तो डाटा एज इट इज अवेलेबल। अगर चलते हुए 2 डिस्क गई, डाटा सारा गया। रेड 5 1 में हॉट स्वैपेबल की ऑप्शंस होती हैं, चलते हुए सर्वर से हार्ड डिस्क बाहर निकाल सकते हो। क्लियर है? रेड 6 को, रेड 5 को, रेड 10 फॉर टास्क का होमवर्क है, रेड 01 आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको जरा पढ़ कर आए जी। और यहाँ खुदा का वास्ता है, लेक्चर स्टार्ट होने के बाद ना तशरीफ लाया करें, ठीक है। कल मैं वेट नहीं करूंगा, ठीक है। 5 मिनट पहले करके स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हमारे तो वो हालात होते थे कि हम तो दारा छोड़ के नहीं जाते थे, सारा दिन बस गेट के बाहर बैठ रहे थे, नहीं सर कभी बाहर निकलेंगे तो फिर कोई चीज और पूछने। और आजकल की नस्ल है कि इसका इंतजार करो, आज का कब आएगी तो शुरू करेंगे। होमवर्क नोट कर लिए, ठीक है। रेड 0 रेड 1 रेड 1001 वापस आए रेड 1 के ऊपर। इस सर्वर पे हम रेड 1 कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। रेड की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी जाकर जरा देख लेगा इंटरनेट से। बायोस में रेड कॉन्फ़िगर होता है, पहले फर्मवेयर अपग्रेड करना है, फर्मवेयर के बाद रेड, ठीक है। अगर रेड कॉन्फ़िगर नहीं करते, वो से सुन लें, सीडी डाल दें ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, तो साथ ही वो मैसेज देकर ठक करके कि रेड कॉन्फ़िगर नहीं है, किधर लेके जाना पड़े। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप की तरह आपने सीडी डाली, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता उसमें। सर्वर्स में अगर आपने 2 डिस्क लगाई है मिनिमम, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा कि मैंने किस में जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रखना है, पहले में रखना है, दूसरे में रखना है। वो कहेगा पोर्शन तो बनाओ, मुझे तो बताओ मैंने जाना कहाँ है। इसलिए आप उसको एक लॉजिकल क्या बना के दे रहे हैं, एरिया लॉजिकल वॉल्यूम उसको बना के दे रहे हैं, ताकि वो एक वॉल्यूम के अंदर जाएगा, एक पार्टीशन में जाएगा, एक हार्ड डिस्क में जाएगा। बात समझ रही है? इसलिए फर्स्ट फर्मवेयर, सेकंड रेड, रेड के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। ये 3 स्टेप जिंदगी का बोलना नहीं है। टाइम की 500 का याद रखना है, टाइम का, टाइम सिंक्रोनाइजेशन,
फुली होना चाहिए, सर्वर आपका फुली अपडेटेड होना चाहिए। Amazon के साथ साथ दूसरे प्रोडक्शन का पूरा नॉलेज मिल रहा है, चीजों को याद रखें, ठीक है। अच्छा, वापस आएंगे यहाँ पे रेट 1 हम कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। ये टैब स्टोरेज है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सर्वर पर डायरेक्ट लगी हुई है, ठीक है। कॉन्सेप्ट की तरफ मैं वापस आऊंगा, ठीक है। तो ये जो है इससे हम क्या बोलते हैं, Amazon इसे बोलता है इंस्टेंस स्टोर, इसको बोलते हैं इंस्टेंस स्टोर। ये जो हार्ड डिस्क है, अच्छा, इसे क्या बोला जाता है, इंस्टेंस स्टोर। इंस्टेंस स्टोर के अंदर जब आप इंस्टेंस स्टोर सेलेक्ट करते हैं कि आपको इंस्टेंस स्टोर से हार्ड डिस्क चाहिए, ठीक है, यहाँ स्पेस चाहिए, ठीक है, तो डाटा आपका तब तक अवेलेबल है जब तक आपका सर्वर चल रहा है। जैसे सर्वर आप पावर ऑफ करेंगे, सर्वर रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है, डाटा आपका ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाएगा। मेरा सीट अवेलेबल है, मेरा अंदर अवेलेबल है, सीट आ जाए। इंस्टेंस स्टोर क्लियर है। इंस्टेंस स्टोर में डाटा टेक्निकल टर्म यूज कर रहा हूं, टेक्निकल टर्म इसको बोलते हैं नॉन परसिस्टेंट स्टेट। नॉन परसिस्टेंट स्टेट, नॉन परसिस्टेंट, ये टेक्नोलॉजी आमतौर पर यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में यूज की जाती है, जहां पे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल यूजर आके अगर साइन इन होते हैं तो सारों का डाटा अगर सेव करते जाए तो उन्हें तो हर चौथे पांचवें नेट हार्ड डिस्क चाहिए होगी, ठीक है। इसलिए यूजर जैसे ही पावर ऑफ करता है या साइन आउट करेगा उसका डाटा फ्लश हो जाता है। क्लियर, समझ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड स्टोरेज स्टैंडर्ड पे SAN। सैन की अभी रेट क्लियर हो ठीक है, मेरी बात सुने गौर से। यहाँ पे इंस्टॉल है SAN, इधर क्या इंस्टॉल है SAN, ऑलरेडी एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे अगर आ जाता है तो वो दूसरे को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि वो एरिया किसका होता है, ZEN का। इसलिए वो हाईली रिकमेंड करते हैं कि प्रोडक्शन में नेवर यूज के इंस्टेंस स्टोर करो, इंस्टेंस स्टोर को यूज नहीं करना, ठीक है। इफ वो टेस्टिंग एनवायरनमेंट में यूज करना चाहते हो, बड़ी लो कॉस्ट पे आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रिस्टार्ट होता है या बंद होता है तो साथ ही डाटा फ्लश हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, ये सर्वर पीछे से होस्ट ही बंद हो जाता है तो आपका इंस्टेंस भी गया, ज़ेन भी गया। ZEN अगर जाता है, अच्छा, ठीक है, तो उस पर अगर आपने इंस्टेंस स्टोर सेलेक्ट किया हुआ था, अगर इंस्टेंस बड़ा क्रिटिकल आपका वर्चुअल मशीन चल रही थी तो समझो गई, क्योंकि उन्होंने लिखा होता है कि वाजिया लाइन में कि हाईली क्रिटिकल मशीन्स को इंस्टेंस स्टोर पे मत रखें। इज दैट क्लियर? क्योंकि EBS की कुछ और टर्म्स हैं, उसको उठा के आप कहीं पूरी दुनिया में कहीं भी आगे पीछे फेंक सकते हैं, लेकिन इंस्टेंस स्टोर एक से दूसरे रीजन में माइग्रेट नहीं करता। इंस्टेंस रीजन, इंस्टेंस स्टोर जो है एक से दूसरे रीजन में माइग्रेट नहीं होता, उसी रीजन के अंदर रहता है, वो जोन में भी नहीं ट्रांसफर होता। एक बात समझ लेना कि दूसरे जोन में चला जाएगा। सर ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, सिर्फ हम्म, जो आपकी अब क्लियर है? अच्छा सर, सैन जो है ये अभी SAN की तरफ नहीं है, नोटिफिकेशन डेट थी। अभी रुक जा, अभी मैंने बताया नहीं। SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क also called of a block level storage, storage area network also called of a block level storage, block level storage,
इस पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करता है। सैन को पढ़ने के लिए, सैन को समझने के लिए एक पूरा सेपरेट इसका ट्रैक है, ठीक है। सैन कोई ऐसा नहीं है कि 2 से 3 घंटे में हजम हो जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है ये, ठीक है। बहुत डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। पहली चीज सुन लें, सैन जो है एक फिजिकल हार्डवेयर है, सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट एक फिजिकल हार्डवेयर होता है जिसके अंदर सिर्फ हार्ड डिस्क लगी होती है। बहुत सारी कंपनी से बनाती है। नंबर 1 कंपनी जो है डेल ईएमसी, पहले इसका नाम सिर्फ ईएमसी था, लेकिन इसने डेल ने बाय कर लिया और इससे अब ईएमसी डेल बोला जाता है। एचपी, आईबीएम, डब्ल्यूडी, फजित्सो और बहुत सारी कंपनीज हैं जो सैन बनाती हैं। यूट्यूब्स में 90% ईएमसी यूज हो रही है यूट्यूब के अंदर। सैन का जो मिनिमम बॉक्स है इंडस्ट्री से अगर आप परचेज करते हैं तो मिनिमम 1.5 करोड़ का एक बॉक्स आता है, 1.5 करोड़ का, ठीक है। सैन को एक्सेस करने के लिए 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में यूज होते हैं। सैन को एक्सेस करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर 2 डिफरेंट स्टैंडर्ड यूज होते हैं। फर्स्ट फॉर केबल से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड फॉर फाइबर केबल, फाइबर केबल कनेक्टिविटी करवाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तो हम नॉर्मल ईथरनेट को यूज करते हैं। वैसे प्रॉपर कॉन्फ़िगर करने के लिए फाइबर या ईथरनेट। लेकिन जब सैन की बात आती है तो 95% इंडस्ट्री रिकमेंड करती है कि यू गो फॉर फाइबर, ठीक है। इतना महंगा डब्बा लेने के बाद भी अगर आप ईथरनेट यूज करेंगे, ठीक है, तो फायदा कोई नहीं इस चीज का, ठीक है। यहां से केबल लगती है सर्वर से, डायरेक्ट सैन में भी लगा सकते हैं फाइबर केबल, सर्वर से डायरेक्ट सैन में, ठीक है जी सर। सर्वर के साथ फाइबर लग जाती है। सर्वर अगर किसी ने देखा हो तो लिख लें। नॉर्मल जो इथरनेट कार्ड यूज होते हैं, RJ45 का कनेक्टर लगा होता है ना उसमें, RJ45 कार्ड को रिमूव करके उसकी जगह FC कार्ड लगाया जाता है, फाइबर चैनल कार्ड। फाइबर चैनल कार्ड को इंडस्ट्री के अंदर हम बोलते हैं होस्ट बस एडॉप्टर, होस्ट बस एडॉप्टर। 1.5 लाख का ही कार्ड है ये जी। होस्ट बस एडॉप्टर फाइबर के साथ कनेक्टिविटी करवानी है, FC कार्ड लगाने पड़ेंगे। विदाउट FC कार्ड फाइबर के साथ कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। सैन के अंदर इतना बड़ा ये हार्डवेयर होता है, इतनी हाईली सपोर्ट इसके अंदर अवेलेबल होती है, जिस तरह एक एरोप्लेन के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है ना, ठीक है, इसी तरह इसकी भी कुछ हार्डवेयर इसी तरह का डिजाइन किया हुआ है कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये, ठीक है। इसको 10वीं मंजिल से बिठा के आप नीचे फेंक देना तो इसकी हार्ड डिस्क को कुछ नहीं होता, इसका डब्बे को कुछ नहीं होगा। जस्ट लाइक जैसे हम मिलिट्री स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जो मिलिट्री स्टैंडर्ड टाइप चीजें आती हैं जी, शॉक प्रूफ या वो मतलब इसी तरह के, क्योंकि अगर इसे आप बटन से पावर ऑफ करेंगे तो ये पावर ऑफ नहीं होता ये सैन, ठीक है। वो पावर ऑफ करते हुए भी पूरा एक अलार्मिंग आपको देता रहेगा, वो कहेगा नहीं करते रहो, मुझे मेरे अंदर भी पावर अवेलेबल है, मैं खुद ही चला रहा हूँ अपने। इसको ऑफ कितना करना है, इसको ऑफ करने के लिए पूरा, अगर इसके अंदर डाटा अवेलेबल है तो इसके पूरा डाटा का पूरा उठा के बैकअपिंग हो रखो। जब वो कहेगा कि मैं ओके किसे कर रहा हूँ, फिर आपको सब पावर ऑफ करो इंटेलिजेंट डिवाइस जी।
समझ आइए? जी सर। किसी नई दुनिया से वास्ता पड़ रहा है। अच्छा जी, सैन को यहाँ पे फाइबर केबल लगा के, फाइबर केबल डायरेक्ट लगा सकते हैं। बीच में स्विचेस जो मैंने लगाए हुए हैं ये फाइबर स्विच है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होते, ठीक है। उसके बगैर भी आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी इसकी करवा सकते हैं। ये स्विचेस की जरूरत हमें उस वक्त पेश आती है जब लार्ज स्केल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लार्ज स्केल ऑफ, जब पाथ एग्रीगेशन को यूज करना हो। जी इसको बोले पाथ एग्रीगेशन क्या होता है? कन्वर्ट करवाना है, उसको पाथ बताना ना कि उसने किस डायरेक्शन पे जाना है, ठीक है। अगर कोई 100 सर्वर का एक पोर्ट बना हुआ है, 100 सर्वर का, ठीक है, पोर्ट बना हुआ है, नीचे एक ही सैन उसे कनेक्ट करी हुई है, ठीक है, तो फिर उस वक्त हम डिफरेंट स्विचेस को यूज करते हैं। ये फाइबर चैनल स्विच होते हैं, ये नॉर्मल ईथरनेट स्विचेस नहीं होते। ओके, इसका लाइसेंस पर पोर्ट बेस्ड होता है, 6 पोर्ट, 12 पोर्ट, 18 पोर्ट, 24 पोर्ट्स। 6 पोर्ट का लाइसेंस अगर लेना चाहते हैं तो तकरीबन इसको आपको 35 लाख का मिलेगा। तेरे बोलते जल्दी नहीं आना है। अच्छा, अब बात आएगी ईबीएस पे। जब ईबीएस यहाँ पे 30 GB जो बैकएंड पर देख रहे थे कि 30 GB वो हमें वॉल्यूम दे रहा है, ठीक है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ठीक है। जैसे ईबीएस का जो पोर्शन देता है वो 30 GB यहाँ से देता है, सैन से देता है वो। ऑपरेटिंग सिस्टम 30 GB हमारा कहाँ पे चल रहा है? हमारा इंस्टेंस एक्चुअल में यहाँ पे चल रहा है, इस एरिया में। ऊपर अगर चलता हुआ सर्वर बंद भी हो जाए ना, तो वहां से उड़ भी जाए, तो तब भी हमारे इंस्टेंस को कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि विद इन अ सेकंड आपको इस होस्ट से विद इन अ सेकंड एक्सेस मिल जाती है, क्योंकि ये विद इन अ सेकंड इधर से कनेक्ट हो जाता है। ये समझ आनी इतनी आसानी से नहीं। बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी इससे कॉन्फ़िगर होती है उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी। डीआरएस, वीमोशन, फॉल्ट टॉलरेंस, ये 4 टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी हेल्प से ये फीचर्स आप अवेल करते हैं। एफटी हर कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाती। एफटी का स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एफटी का स्टैंडर्ड जो है कि जितने अगर उससे 10 इंस्टेंस दिए ना चलाने के लिए, तो वो कहता है इसका पूरा एक रेप्लिका मुझे और दो, इसकी कॉपी मैंने कॉपी बनानी है, ठीक है, बहुत बनाता है वो। एक वन टाइम कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सिट्रिक्स के अंदर। आप ये सारे सिट्रिक्स का फीचर है, ठीक है। तो वीमोशन तो वीएमवेयर के सिट्रिक्स के अंदर ये चलते हैं, सेम है, दोनों सेम टेक्नोलॉजीज है, ठीक है। सिट्रिक्स को आप यूज कर रहे हैं या अभी उसको यूज कर रहे हैं? सेम है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है बस, ठीक है। उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी, क्योंकि जब सिट्रिक्स कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो बैकएंड में आपको हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। मतलब आपको पूल बना रहे हैं, अगर इन 3 सर्वर्स का पूल बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि लेआउट तो उसने यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना ना फ्रंट एंड कि यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे स्टोर कहाँ पे अवेलेबल है? यहाँ पे। तो हाई अवेलेबिलिटी जब कॉन्फ़िगर हो रही है तो तीनों सर्वर की, कि अगर इसके पास कैपेसिटी है, अगर इसके पास 10 GB रैम है, 10 GB रैम है, 10 GB रैम है, क्योंकि रैम इसने नहीं देनी, रैम इसने देनी है। और रैम क्या करता है? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है रन टाइम पे ना, क्योंकि हार्ड डिस्क का डाटा प्रोवाइड करती है। अगर तो 10 GB रैम है तो 1 GB आप सबको दे रहे हैं, तो कितने सर्वर चल सकते हैं? 10।
ठीक है, तो अगर 10 यहाँ पे डाउन होते हैं तो क्या इसके पास कितनी स्पेस अवेलेबल होनी चाहिए कि पूरे 10 इन 2 पे अकोमोडेट हो सके? उस डिजाइन के हिसाब से या तो मिनिमम आप इस पर 6 सर्वर चलाएं अगर आप HA कॉन्फ़िगर करते हैं, या 5 में चलाएं हाफ कैपेसिटी, ताकि जब इसके पूरे सर्वर उठ के इधर आएंगे तो आधे सर्वर 2 से 3 यहाँ पे चल सके, मतलब 5 सर्वर यहाँ पे और 5 सर्वर यहाँ पे चल सके। बात फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, तो अब इसकी बैकएंड पे डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो यूज होती हैं, जिसको यूज करते हुए आपको विद इन सेकंड यहां से एक्सेस दे देता है विद द हाई ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। अब समझ आइए, आप अगर Amazon में काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली करेंगे, सर्वर जैसे बनेगा उसको बाद में जाके बंद करके दोबारा एक बार चलाएं या रीस्टार्ट कर दें, तो देखना आईपी ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा, वो डिफरेंट टूल से आपको एक्सेस दे देगा। ऐसे ही है ना, ठीक है, क्योंकि पहले अगर वो सर्वर उसमें चलाया, ठीक है ना, अगर उस सर्वर से पूरी तरह अवेलेबल जगह नहीं फिर सर्वर से वो ऑन कर दे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा ट्रबल शूटिंग के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि क्या वो आईपी क्यों चेंज कर रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में पूल्स बहुत ज्यादा सर्वर के बने होते हैं, ठीक है, क्योंकि पूलों का उन्होंने एक पूल बनाया था सर्वर्स का, रिसोर्सेस पूल बना होता है, तो उसी के अंदर इंस्टेंस चल रहे होते हैं। तो पूल पे तो आपका इनके आईपी चल रहा होता है ना, इनसे वर्चुअल आईपी किसने कहा? जैसे जो पूल बनाते हैं, पूल बनाते हैं उसको वर्चुअल आईपी देते हैं कि पूल के भी अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना, डीएचसीपी का पूल अलग है, ठीक है, VMware सर्टिक्स का पूल अलग होते हैं, ठीक है, जो उनके पूल्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ रिसोर्सेस रखे जाते हैं, मतलब उसके अंदर सिर्फ सर्वर को कॉल की जाती है, उसके अंदर आईपी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, आईपी बैकएंड पे वो डीएचसीपी दे रहा होता है, अब उसमें मल्टीपल डीएचसीपी वहां पे कनेक्ट होते हैं, अगर एक से उसे ऑप्शन नहीं मिलती वो दूसरे पे चला जाता है, दूसरा नहीं तो तीसरे पे चला जाएगा। इन केस लाइक अगर हमने स्टैटिक कॉन्फ़िगर किया हुआ हो, स्टैटिक जो हमने कॉन्फ़िगर किया होता है वो प्राइवेट आईपी स्टैटिक नहीं कर सकते, पब्लिक स्टैटिक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, वो जेट बन जाएगा, फ्रंट एंड उसको भेजेगा, बैकएंड को प्राइवेट में, हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था। जी जी, अच्छा सर, जैसे ये प्रोटोकॉल होता है टैस स्टोरेज के अंदर, कि मतलब SCSI या सीरियल SCSI यूज हो रहा है प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन का, तो ये सैन में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? सैन में 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, SCSI भी यूज होता है, FC भी यूज होता है, और FCOE भी यूज होता है। ओके, थैंक यू। ज्यादातर इंडस्ट्री SCSI और FC को यूज करती है। फाइबर को कनेक्ट करना है, सैन को कनेक्ट करना है तो FC, अगर आपके पास डिफरेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, सैन के अंदर भी आपको SCSI की सपोर्ट होती है और FC की सपोर्ट भी होती है, दोनों की सपोर्ट मिल जाती है। SCSI में स्पीड आपकी बहुत ज्यादा और FC में स्पीड बहुत ज्यादा। सर SCSI को वैसे जब इंटरनेट यूज करनी हो, जैसे सोनेट और SDH है, उस तरह ही मतलब FC का कोई मखसूस मतलब पैकेट के थ्रू जाता है या किस तरह डाटा सैन में जाएगा? मतलब पैकेट्स बन के जाते हैं जैसे सोनेट में होता है या SDH? उनका ब्लॉक लेवल मिल रहा है, तो ब्लॉक लेवल में वो सेगमेंट्स में ही जाता है डाटा। ठीक, ठीक है सर। अच्छा, इसको खत्म करें EBS को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके पास स्टोरेज में यहाँ पे सैन के अंदर वो अवेलेबल दे रहे हैं, ठीक है,
इसको यहाँ से इसका कॉपी करके, इसका इमेज बना के, इसका स्नैपशॉट लेके इसको वर्ल्ड में किसी भी रीजन पे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये फैसिलिटी होती है, ठीक है। आप इसके इमेज लेके किसी दूसरे रीजन में लेके जाना, इजीली लेके जा सकते हैं, उसकी कॉपी करें और कॉपी करके उसको किसी और रीजन में लेके जाएं। कौन से फॉर्मेट में होगा? ISO, ठीक है। तो इमेज यहाँ से आप किसी और रीजन में इजीली लेके जा सकते हैं, इसलिए ये आपको EBS हाईली रिकमेंड करता है। समझ रही चीजें। और EBS को यूज करने के लिए 5 बाय डिफॉल्ट को टाइप्स देता है, टोटल नंबर ऑफ उसके अंदर 7 टाइप्स होती है, ठीक है। ये सारी SSD 4 वो SSD देता है, 1 HD देता है, ठीक है। कि कौन सी आप उसमें SSD यूज करना चाह रहे हैं। 5 recipes और बाकी 2 4 SSD, ठीक है, देख 4 SSD, ये देख लें 4 SSD के ऑप्शन, पहले ये 2 थी, 2 से अब इन्होंने 4 कर दी है, ठीक है। इसमें IOPS में डिफरेंस है, ठीक है। IOPS देख लें, इसमें GB3 में आते हैं तो 3000 IOPS हैं, इसको गौर से देख लें। IO1 पे आते हैं तो 1500, ठीक है। अगर IO2 भी आते हैं, ठीक है, तो 15000 IOPS हैं। IOPS जितने ज्यादा हाई होंगे, स्पीड उतनी ज्यादा आपकी हाई होगी। बाय डिफॉल्ट अगर आप GB2 पे रहते हैं तो GB2 पे कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट आपसे ये चार्ज नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी IOPS को यहाँ पे चेंज करेंगे, ठीक है, जनरल पर्पस या प्रीमियम IOPS पे जाते हैं, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लेगा। लास्ट में मैग्नेटिक है, ठीक है, ये HD है, HD की स्पीड्स काफी लो होती है। स्लाइड्स अवेलेबल है, उसमें उसकी IOPS देख लेना, ठीक है। और अगर ये रूट वॉल्यूम है, ठीक है, रूट वॉल्यूम मतलब कि फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है, तो इस पे ये 5 के ऑप्शन दे रहा है। अगर एक्स्ट्रा अगर आप वॉल्यूम ऐड करना चाहते हैं तो इस पे आपको ये 7 ऑप्शन देगा, क्योंकि थ्रूपुट ऑप्टिमाइज HD ST1 के अंदर और मैग्नेटिक जो कोल्ड SC1 के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बूट नहीं हो सकता, इसलिए 2 ऑप्शंस को उन्होंने वहां पे हाइड ही कर दिया है। बाकी यहाँ पे जो 5 ऑप्शन आपको मिल रही हैं, इस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट हो सकता है। क्लियर? सेकंड में इसने 7 दिया था, इसका मतलब है 7 में से 2 थे वो यूज नहीं कर सकता हुआ, क्योंकि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है ना। ये इसमें देख लेना, ठीक है, ये सारी चीज इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है। ये इसकी ऑफिशियल डायग्राम है, ये ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स हैं इनके, देख लेना, ठीक है। बैकएंड पे ये इस तरह की टोपोलॉजीज पूरी बनी होती है इनके डाटा सेंटर्स के अंदर, ठीक है। ये काम ऐसे करता है। अब इसमें देखें कि ESX सेपरेट पड़े हुए हैं, EBS के जो रैक्स हैं वो बिल्कुल सेपरेट है, ठीक है। इसके बाद SSD, ये सारे IOPS हैं उसके अंदर, कितनी सपोर्ट है, कितनी हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सारे IOPS के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। ये देख लें सारे इसमें, ठीक है, HD के, ठीक है। अब देख लें इंस्टेंस स्टोर वॉल्यूम्स, वन होस्ट टू अनदर, वो कहता नहीं जा सकता, ठीक है। ये सारे टाइप्स हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है। टैग Amazon के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैग जस्ट लाइक फॉर लेबल, ठीक है, कि कोई भी नेम यहाँ पे आप दे दें, ठीक है, जो याद आपको हो, ठीक है, कि सर्वर किस नेम से बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आ रही है फायरवॉल की, सिक्योरिटी ग्रुप, फायरवॉल, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है? फायरवॉल, जिसमें आपके कंप्यूटर में फायरवॉल है, ठीक है। कौन सी पोर्ट अलाउ करवाना चाह रहे हैं, कौन सा प्रोटोकॉल अलाउ करवाना चाह रहे हैं, मतलब कौन से प्रोटोकॉल के साथ कौन सा पोर्ट नंबर है, ठीक है। ऑल प्रोटोकॉल की सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, ऑल पोर्ट्स की 65,535, ठीक है। कोई कस्टम अपना प्रोटोकॉल है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। वेल नॉन और नॉन प्रोटोकॉल्स कितने होते हैं? नॉन प्रोटोकॉल्स कौन से हैं? 1000 काफी सारे आ जाते हैं, 1023, तो भी एग्जैक्ट 1023 का, उसके बाद तो वो रैंडमली यूज करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें जो प्रोटोकॉल दे रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इसमें
सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर दो चीजें हैं। सिक्योरिटी ग्रुप की जो Amazon की जो टेक्निकल वर्डिंग है वो इसको बोलता है व्हाइट लिस्ट। Amazon इसको बोलता है व्हाइट लिस्ट। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन व्हाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट को आगे चल के कवर करेंगे। ब्लैक लिस्ट है वो ACL के अंदर है। व्हाइट लिस्ट किसे कहेंगे? सिक्योरिटी ग्रुप को व्हाइट लिस्ट बोलते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर दो तरह के चीजें हैं, इनबाउंड और आउटबाउंड। इनबाउंड और आउटबाउंड, ये जो मुझे यहाँ पे एक्सेस दे रहे हैं, आगे चल के जब सर्वर रेडी हो जाता है तब दिखाऊंगा भी, अगर आज टाइम है तो कल दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी जो ऑप्शन दे रहे हैं कि जो पोर्ट ओपन करनी है, जो रास्ता ओपन करना है, ये रास्ता बता रहा है इनबाउंड का। आउटबाउंड और इनबाउंड क्या होता है? आउटबाउंड मतलब यहां से अगर मैंने बाहर निकलना है, ठीक है ना, यहां से अगर अंदर आना तो इनबाउंड है, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आने और जाने के दो अलग अलग रास्ते हैं। 2-वे ट्रैफिक रोड है ये, नॉट अ 1-वे, ठीक है। यहां पे अगर मैं RDP ओपन कर रहा हूं इनबाउंड पे, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, तो इसका इंपैक्ट आउटबाउंड पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इनबाउंड पे मैं कोई प्रोटोकॉल या पे पोर्ट डिनाई कर दूं तो इसका इंपैक्ट आउटबाउंड पे नहीं पड़ेगा। इनबाउंड पे अगर करो तो आउटबाउंड पे नहीं पड़ता इंपैक्ट। आउटबाउंड में कोई काम करे तो उसका इनबाउंड पे नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के साथ कोई लिंक नहीं है, दोनों बिल्कुल सेपरेट है। क्योंकि अगर एक जाने का रोड अगर आपका ब्लॉक हो जाता है तो आने वाली ट्रैफिक तो आ रही होती है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरी रोड पे डिस्टर्ब हो रही है, नहीं। जब आगे ACLs पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, उसमें मैं बताऊंगा कि उसमें 1-वे ट्रैफिक रोड होता है, ठीक है। इसलिए कहा था कि ACL को रिवाइज कर क्या। तो यहां पे आपने बताना है, ठीक है, कि कौन सा प्रोटोकॉल और पोर्ट नंबर, क्योंकि RDP जो पोर्ट नंबर यूज करता है वो 3389 है, और प्रोटोकॉल कौन सा दे रहा है? TCP, ठीक है। TCP UDP दोनों की सपोर्ट है इसके अंदर। TCP UDP क्या होता है? एक आसान सादा लाइन में बता सकते हो क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। सर TCP में 3-वे हैंडशेक होता है और UDP में कोई मतलब के रिस्पांस वापस नहीं आता कि पैकेट पहुंच गया कि नहीं। फिर भी ठीक है, आप बेहतर है एक लाइन पर भी अपने आसान लफ्जों में किसी को बताना होगा। TCP पे वॉइस से हट के सारी ट्रैफिक TCP पे जाती है, UDP पे ओनली फॉर वॉइस ट्रैफिक। वीडियो से वॉइस हटा दी जाती है, वो UDP की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टेक्स्ट वगैरह जितना भी जो ट्रैफिक है, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग वगैरह, वो सारी TCP पे जाती है। क्लियर? क्योंकि UDP सिर्फ उठा के पैकेट मारता है उसके मोबाइल को पकड़ो, तो उसने नहीं पकड़ा दिया, ठीक है। लेकिन जो TCP है वो प्रॉपर तरीके से भेजता है बारी बारी। अगर कोई मिस भी होता है तो उसको एक्नॉलेज करता है, भेजो दोबारा, मिस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे IP की ऑप्शन है, ठीक है। 0.0.0/0 हाईली नॉन रिकमेंडेड है कि आप इसको ना यूज करें कहीं से भी ओपन अगर करना चाहें तो। इसको वैसा टेस्टिंग करना चाहते हैं, अपने कंप्यूटर का IP देकर टेस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज माय IP लिखा अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, अपने कंप्यूटर का पब्लिक IP दें, ठीक है, और उसके अलावा किसी और पर लैपटॉप से इसको एक्सेस करके करें क्या ये इंस्टेंस एक्सेस होता है कि नहीं होता। तो /32 लिखना है, IP लिखा /32, ठीक है। स्लैश कोई और ना यूज कर लेना क्योंकि सिंगल IP दे रहे हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कस्टम से हट के फिर माई IP लिख दोगे, ठीक है। कस्टम की ऑप्शन चेंज होके माई IP, ओके। तो जैसे माई IP करते हो तो नीचे वार्निंग साइन उसने गायब किए, देखो। लेकिन जैसे मैं उसको 0 करता हूं, ठीक है, तो नीचे वो वार्निंग साइन देगा, ओके, नॉट रिकमेंडेड है ये। क्लियर? हाईली सिक्योरिटी के लिए प्रोडक्शन में
हम यहाँ पे सिर्फ सबनेट्स अलाउ करते हैं अपने, ठीक है। इसके बाद सिंपल रिव्यू करें एंड लॉन्च, देन लॉन्च, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें न्यू की पेयर, ठीक है। क्योंकि Amazon कहीं पे भी आपको पासवर्ड की फैसिलिटी नहीं देता, ठीक है। Amazon आपको की पेयर प्रोवाइड करता है, बाद में जाके अपना पासवर्ड अगर रखना चाहते हैं तो बाद में रख सकते हैं, ठीक है। अगर मल्टीपल सिस्टम से अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार एक्सेस करना है, ठीक है, तो आपके किस मुसीबत में पड़ गए हैं, ठीक है, तो फिर आप उसको पासवर्ड चेंज कर लें, ठीक है। क्लियर है। लेकिन ये पीएम फाइल जहां पे अवेलेबल होगी वहीं से ये इंस्टेंस एक्सेस होगा, किसी और जगह से एक्सेस नहीं होगा। ये अगर सेम फाइल हम 2 या 3 सिस्टम पे रखते हैं वो दैट बी पॉसिबल टू एक्सेस। हो जाता है। एक फाइल को भी आप मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हैं, जितनी मर्जी दफा यूज करें। क्लियर है आज का सेशन? कोई क्वेश्चन देख लेना। ये एक्चुअली जहीर साहब ने रिक्वेस्ट की, अगर आप ये 5 बजे सेशन स्टार्ट करें तो कल से भाई 5 बजे सेशन स्टार्ट होगा, सबकी मौजूदगी में बता रहे हैं, आप ऑनलाइन भी बता रहे हैं। ठीक है, 5 PM पे कल सेशन है, 5 PM to 7 PM, 5 to 7, जो नेक्स्ट आ रहे हैं वो 7 से स्टार्ट, 7 से 9। Okay, thank you. Allah Hafiz. This conference is no longer being recorded.